हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आपको बता दें कि 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पूरे आपको 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इससे बाहर एक भी आ जाता है एग्जाम में तो आप एग्जाम प्री को अनसब्सक्राइब करिएगा। और पहले आप सब्सक्राइब करिए जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं। और आप लोग का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाइए, तो सब्जेक्टिव के आप लोग को बात पर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो हिंदी का आज रहने वाला है। ठीक है, तो हिंदी का सब्जेक्टिव इसके लेकर आए हैं, तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। ठीक है, अगर किसी को PDF नोट्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है। ठीक है, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या देखिए WhatsApp नंबर है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि सर हमको PDF दे दिएगा तो काम चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको VVI की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, आपको छाट क्या है। ठीक है, आपको छाटा हुआ क्वेश्चन, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं भी। और आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन का आंसर भी है सटीक है। ठीक है, आपको हल्कर जल करने है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है तो लिखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है जो यूरोपीय लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या था, बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कि गैंग्रीन क्या है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है तो लिखिएगा पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैर में कांटे चुभते रहते हैं और कांटा चुभने के बाद उसे नहीं निकालने पर पैरों में जख्म हो जाता है, जिसका इलाज पैर काट कर किया जाता है, जिससे गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 2 भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी आए हैं कि रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था। ठीक है, रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था लिखिएगा आगे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब फाड़ने के लिए दी थी। ठीक है, पढ़ने के लिए दिया था। ठीक है, परंतु उसे रोज 20 पेज पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मालती रोज 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि इतना आप तो समझ गए होंगे अच्छे तरीक़ा से कि रोज कहानी की मालती ने किताब को क्या किया था। तो आगे द्वारा रचित है और कहानी रोज की नायिका मालती के पिता एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और रोज 20 पन्ना पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मालती रोज 20 पन्ना क्या कर देती थी, फाड़ के फेंक देती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो लिखिएगा यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो यह संसार गूंगी प्रतीत होता, हम एक दूसरे से बोलकर जो सुख दुख का अनुभव कर पाते वह नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा तो लिखिएगा बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब यह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को जो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ठीक है, जो भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इसका सही जवाब लिख दिएगा। तो आनंद ने बुद्ध से क्या कहा, इतना अगर लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बुद्ध ने आनंद से कहा। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया है वह 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन यह केवल 500 वर्ष चलेगा। कारण क्या है कि नारी लोग को भी भिक्षा होने का अधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छोटे, कहते नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। ठीक है, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई तो लिखिएगा नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, तब से नारी घर में और पुरुष बाहर में काम करने लगे। ठीक है, तो नारी की पराधीनता जो कब से शुरू हुई, तो नारी की पराधीनता तब से शुरू हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया, तब से नारी घर में और पुरुष बाहर काम करने लगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भगत सिंह के विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं। ठीक है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं तो लिखिएगा भगत सिंह के विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं। पहला है कि विद्यार्थी देश की आज़ादी में तन मन धन से सहयोग करे। दूसरी है कि विद्यार्थी अलग अलग रास्ते में भी देश की रक्षा करे। तीसरा है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान सीखे और जरूरी पड़ने पर देश की आज़ादी के लिए मैदान में कूद पड़े। चौथा है कि विद्यार्थी को क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को जो क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको बना देना है इतना 2 नंबर के। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। ठीक है, आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ दे दिया गया है, नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। ठीक है, कहते भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। तो लिखेगा भगत सिंह आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु को सुंदर कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, क्योंकि यह मृत्यु आने वाली पीढ़ी को जुनून पैदा करेगी। ठीक है, यह मृत्यु जो है आने वाली पीढ़ी में जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुख के चलते आत्महत्या को कायरता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो लिखेगा जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार की प्रमुख जड़ चुनाव के समय मनमानी, ठीक है, मनमानी तरीके से की जाने वाली खर्च को मानते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। ठीक है, अब पानी अगर खर्चा करेगा नेता लोग तो बताइए वो पैसा कैसे वसूल करेगा, जनता से ही करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो लिखेगा ग्रस्त जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पर चलना एक प्रवृत्ति मार्ग कहलाता तथा ग्रस्त जीवन को अस्वीकार करना निवृत्ति मार्ग कहलाता। ओके, तो उम्मीद है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो ग्रस्त जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पर चलना प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है और ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं करके निवृत्ति मार्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि दिनकर जी का निदान कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। ठीक है, दिनकर जी का निदान जो है कहाँ और किन परिस्थितियों में होता है। लिखेगा दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए उसी रात रामनाथ गोयनाक के घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में रामनाथ गोयनाक ने उन्हें अस्पताल बिल्डिंग नर्सिंग होम पहुंचाया। वहाँ सभी तरह के डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी दिनकर जी का निदान हो गया, कोई उनको बचा नहीं सका। ठीक है, तो इस तरह से लिख देगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम कहते हैं कि हृदय की बात क्या अर्थ है। ठीक है, हृदय की बात का क्या अर्थ है। हृदय की बात का कार्य मनुष्य के मन को शांत करना। जब मनुष्य का मस्तिष्क विचार को कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। ठीक है, तो हृदय की बात का क्या अर्थ होता है। तो लिखिएगा हृदय की बात का कार्य मनुष्य के मन को शांत करना। ठीक है, जब मनुष्य का मस्तिष्क विचार के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 VBI क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहते हैं चंपारण की बाढ़ प्रचंड का क्या कारण। ठीक है, चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है। तो लिखिएगा चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है। यहाँ पहले घना जंगल था, वृक्षों की जड़ में पानी रुकता था, लेकिन जंगल की कटाई हो जाने के कारण बाढ़ जो प्रचंड रूप में आने लगी। इतना आप उम्मीद है कि शॉर्ट है, इतना आपको सटीक आंसर के साथ है और उम्मीद है कि आप लिख भी दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। ठीक है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो लिखिएगा लेखक के अनुसार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में, लड़ने में और खटकने में और पसीने में। ठीक है, तो लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो आपको चुनौती का सामना करने में है, लड़ने में और खटकने में और खून पसीना बहा के मेहनत करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर कहते हैं तिरछ किसका प्रतीक है। ठीक है, कहते हैं कि तिरछ किसका प्रतीक है। तो लिखिएगा तिरछ एक विषैला जानवर है जिसे जहरीला लिजार्ड या विष खपतार, ठीक है, विषाक पार कहा जाता है। कहानी में यह जादुई अर्थात का प्रतीक है। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है कवित्री का खिलौना क्या है। ठीक है, कवित्री का खिलौना क्या है।
तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे का उसका खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, ठीक उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका बेटा अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो कवित्री का खिलौना क्या है, अगर आएगा एग्जाम में तो बोलिएगा कि लिख दीजिएगा। नहीं, आप लोग बताइए कि इतना पढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 16 तक बताएगा कि एग्जाम में आएगा तो लिख दिएगा ओके यस नो। आप लोग जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आपका आंसर कैसा रहा। ठीक है, सब्जेक्टिव हिंदी का कैसा रहा, ठीक रहा या और इससे कट कर देना चाहिए। कहते हैं पुंडलिक जी कौन थे। ठीक है, इससे अगर कम लिखेगा तो आपको 2 नंबर नहीं देगा। ठीक है, इतना आपको सटीक आंसर मिल रहा है, आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कि पुंडलिक जी कौन थे, तो लिखेगा पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जिसे गांधी जी बेलगामा में बुलाए थे। वे भी तिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाते थे और ग्रामवासियों को दिल से अंग्रेजी के भय को भगाते। ठीक है, अंग्रेजों के भय से भगाते थे। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 आएगा तो बोलिए लिख दीजिएगा। नहीं, अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यहाँ देखिए नंबर आपको दे रहे हैं 90 65 71 94 39। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पीडीएफ वगैरह के चाहिए किसी को तो जरूर संपर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हार जीत में मशक लगाने वाले की भूमिका क्या है। ठीक है, हार जीत में मशक लगाने वाली भूमिका क्या है, तो देखिए हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। वह बड़ी अनुभवी है परंतु वह सच बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। बेचारा जो रोड पर काम करता रहता है ना, आप लोग को पता होगा। तो हार जीत में मशक वाले की क्या भूमिका, मशक मतलब वही बूढ़ा जो रोड के तरफ मतलब क्या करें, सिंचाई करें। तो ये कहते हैं हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। वह बड़ी अनुभवी है परंतु सच बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की। ठीक है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है, तो लिखिएगा भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र से, समुद्र की अग्नि से, राम से, हवा से, शिव से, चीता से, शेर से, सूर्य से और कृष्ण से की। ठीक है, इतना अगर आएगा एग्जाम में तो आपको लिख देना है। ठीक है, आपको इतना ही टॉप क्वेश्चन आपको 50 को छाट कर लाए। ठीक है, 50 क्वेश्चन अगर 8 कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, 50 नंबर सब्जेक्टिव का आने के मतलब जो सब्जेक्टिव आते हैं और उसके बाद आपको आते हैं 20 नंबर का गद्यांश आ जाएंगे और 5 नंबर का निबंध आ जाएंगे। ठीक है, लेटर उटर जो होते हैं वो सब, 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव, तो 100 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, और निबंध जो होते हैं 10 नंबर का इसमें दिया गया। ठीक है, इसी वीडियो में, परंतु अगला वीडियो में इसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन, तो लिखिएगा उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है, कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, दूसरे तीसरे और चौथे भाग में। ठीक है, दूसरे तीसरे और चौथे भाग में दृश्य दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में आपको बताया गया क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ओके, आपको सटीक आंसर दिया गया, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। ओके, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखिएगा मालती के घर का वातावरण एकदम शांत था। ठीक है, उसमें कहीं भी आनंद नहीं था, केवल समय को पाबंदी। ठीक है, केवल समय की पाबंदी का पालन होता था, उसका जीवन निराश हो गया था। ओके, तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की, ऐसा क्यों समय चुनता। ठीक है, तो सुनिएगा भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, ऐसा जो है समय क्यों चुनता है, तो लिखिएगा भगत सिंह कहते हैं कि जब देश की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो उन्हें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि ऐसे समय में दी जाने वाली फांसी की सज़ा ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध का ज्वाला और भड़कती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी जो है क्यों नहीं ली। ठीक है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली, तो लिखिएगा गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं लिया ताकि चंपारण में नीले किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में अन्य जगह के लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए जो है वहाँ पर दिलचस्पी नहीं लिया। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि बापू और नेहरू किस विशेषता का उल्लेख किए, जेपी ने अपनी भाषा में किया। ठीक है, बापू
सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो लिखेगा नेहरू, बापू और नेहरू में महानता छुपी हुई थी। ठीक है, बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनात्मक को बर्दाश्त करते थे और वे आलोचकों का सामना करते थे। वे आलोचकों को ये समझ बांझकर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। कहते हैं कि बिसानी और मुन्नी किसका प्रतीक्षा करते हैं? ठीक है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है? बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकियों की राह क्यों देखते? तो लिखेगा बिसानी अपने पुत्र और मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है, जिसका नाम जो है मानक है। वे चिट्ठी लेकर आने की इंतजार में डाकियों की राह देखती है। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल का नभ कैसा था? ठीक है, प्रातः काल का नभ कैसा था? लिखिएगा प्रातः काल का नभ नीले शंख के समान स्वच्छ और निर्मल था। ठीक है, प्रातः काल का नभ कैसा था? तो लिखिएगा प्रातः काल का नभ जो था नीले शंख के समान और स्वच्छ निर्मल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कि बिस्नी अब मानक को लड़ाई क्यों भेजती? ठीक है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती? देखिएगा बिस्नी मानक को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने के लिए भेजती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी मुन्नी की विवाह का चिंता है। ठीक है, उसे अपनी बेटी मुन्नी के विवाह का क्या चिंता है? तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? ठीक है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो लिखिएगा कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि का स्वभाव स्वच्छ और निर्मल है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इतना आपको सटीक क्वेश्चन आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। अगला है कि रकत कै लेही का क्या अर्थ है? ठीक है, रकत कै लेही का क्या अर्थ है? लिखिएगा रकत कै लेही का अर्थ खून का लेप होता है। अर्थात मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि मैंने इस कब को खून का लेप लगा कर जोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? ठीक है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लिखेगा लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते। ठीक है, बड़े पंडित होते हैं, वे वेद पढ़कर विद्वान यानी विमान चलाने की विद्या जान गए। जर्मनी के लोग गौ हत्या नहीं करते हैं, अगर वे भारत आ जाए तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाएगी, है ना। यानी तुर्की मौलवी यही बात करते थे। ठीक है, तुर्की मौलवी कहते थे कि जर्मनी के लोग जो बड़े विद्वान और पंडित होते हैं, ठीक है, बड़े पंडित होते हैं, वे वेद पढ़कर कहते हैं कि वह जो है वेद पढ़कर विमान चलाने से जान गए विद्या, और जर्मनी के लोग गौ हत्या नहीं करते, अगर वे भारत आ गए ना तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कहते हैं कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते? ठीक है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते? लिखिएगा तुलसी सीता से उनके बचनों की सहायता मांगते हैं। वे कहते हैं कि हे जगत जननी, आप मेरी स्थिति के बारे में राम प्रभु को बता देंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? ठीक है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो लिखेगा तुलसी के हृदय में कलयुग के इस कठिन और बुरे समय का डर है, क्योंकि ऐसे समय में तुलसी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। ठीक है, आपको पता है कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति इच्छा रखना बहुत ही मुश्किल है, तो ये कह रहे हैं तुलसी के हृदय में कलयुग के इस कठिन और बुरे समय का डर है, क्योंकि ऐसे समय में तुलसी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, कहते पंच परमेश्वर का खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? ठीक है, पंच परमेश्वर का खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? लिखेगा पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि इसलिए जो है चिंतित है क्योंकि जिस छोटे छोटे विवादों को लेकर पहले पंचायत में सुलझा दिया जाता था, आज उसी विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 रहने दीजिए। कहते हैं तिरिच को जलाने पर लेखक को पूरा जंगल परिचित की लगता है, क्यों? ठीक है, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तो लिखिएगा तिरिच को जलाने के लिए गए लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है क्योंकि इसी तिरिच का सपना लेखक देखा करते थे।
है ना। सपना कौन आते थे? तिरछका आते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहते हैं चातकी किसके लिए तरसती है? ठीक है, चातकी किसके लिए तरसती है? लिखेगा चातकी एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तरसती है, क्योंकि यह केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करते। ठीक है, यानी कि चकती जो है स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करते, इसलिए तरसती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कि धागड़ा शब्द का क्या अभिप्राय है? ठीक है, धागड़ा शब्द का क्या अभिप्राय है? लिखेगा धागड़ा शब्द का अर्थ ओरवा भाषा में भाड़े का मजदूर होता है, जिसे 18वीं शताब्दी में छोटा नागपुर पठार से नील की खेती करने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो लिखेगा मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मा वार्तालाप है। ठीक है, आत्म वार्तालाप के मतलब खुद बातचीत करे, अर्थात मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे कि वह अपने आप बात कर लिया करे। ओके, उम्मीद है कि आपको एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा। 1 से लेकर 70 तक जितना भी आपको बताया गया टॉप VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और सटीक क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस पर आपको सारा विषय का आपको, ठीक है, सारा के सारा विषय का आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है। ठीक है, सभी विषय का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, जो सभी विषय का दे दिया गया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लेकर हिंदी सब। ठीक है, अगर नहीं देखें तो जरूर जाइए एक बार एग्जाम प्री को चेक करिए वीडियो आपको कहाँ तक मिल गया। अब की बारी जो आपकी बार जो हम आप लोग को बीच में सब्जेक्टिव देने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके 2025 में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको देख लेते हैं, ये कभी भी एग्जाम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या है कि सब प्रसंग व्याख्या करें। जहाँ मारू ज्वाला धधकती, चतकी कन को तरसती, किन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस रे मन। इसका क्या करना, आपको व्याख्या करना है। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति से जयशंकर प्रसाद और रचित कविता तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब मनुष्य का जीवन, ठीक है, जब मनुष्य का जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की भांति धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश इसके मन को सुखी प्रदान करती है। तो इतना आपको सटीक आंसर लिखा गया, आप जरूर नोट करिए, नोटबुक में बनाइए और बताइए कि एग्जाम पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद और रचित है, तो मूल कोलाहल कला से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब मनुष्य का जीवन कष्ट की अग्नि से मरुस्थल की भांति धधकता है, तो आनंद रूपी बारिश इसके मन को सुख प्रदान करती है। ठीक है, देखिएगा खान नंबर व्याख्या है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, लेकिन दिन रात की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा कविता पुत्र वियोग से लिया गया है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहते हैं कि एक बच्चे के साथ जितना संबंध होता है, जितना संबंध मतलब माता का होता है, जितना संबंध भाई का, जितना संबंध बहन का, जितना संबंध पिता का नहीं होता है, माँ उसे अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में रखती है। इसीलिए माँ अपने बेटों को बिना नहीं रह पाते। ठीक है, तो यह जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहते हैं कि एक बच्चे के लिए जितना संबंध होता है भाई, जितना संबंध होता है बहन, और जितना संबंध होता है पिता, उससे अधिक, ठीक है, उससे अधिक जो है अपनी माँ जो है अपने बेटे को 9 महीने जो है अपने गर्भ में रखती है, मतलब बच्चे को पेट में रखती है। इसलिए माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गा नंबर व्याख्या करने। ठीक है, गा नंबर में है कि भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए। ठीक है, भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा यानी कि महाकाव्य भक्तमाल से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि यानी कि भागवत भक्ति के अलावा जितने भी धर्म है सब पाप से घिरा हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि भगवत भक्ति के अलावा जितने भी धर्म है सब पापों से घिरा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं गा नंबर व्याख्या। ठीक है, अगला देखिए आपको व्याख्या भी आता है 5 नंबर के करने वाला है। ठीक है, कि व्याख्या करिए तो लिखिएगा। ठीक है, अपुन खात नंद मुख नवत जो छवि न खात ना बनिया। ठीक है, कहते हैं कि अपुन जो खा रहे हैं मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो खाते हैं कहाँ, नंद बाबा के गोद में खा रहे हैं और उसके जो छवि बन रही है।
तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा महाकाव्य सुर सागर से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे अपने भी खाते हैं और अपने पिताजी को भी खिलाते हैं, अर्थात नंद बाबा को भी खिलाते हैं। इस सुंदरता के बारे में जितना वर्णन किया जाए कम है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिन देखता आग भर रात में आई, है ना। यहाँ देखिए 39 है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को थपकी देकर लोरियां गाकर सुलाते हैं। बेटा किसी कारणवश उदास दिखाई पड़ता है तो माँ रात भर सो नहीं पाते, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतना लिख दीजिएगा। अगला देखिए खा नंबर है कि पूर्व से पश्चिम से आते हैं नंगे भुजंगे यानी कि नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसके तमागे कौन लगाता है, ठीक है। तो इसका देखिए व्याख्या लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर साय द्वारा कविता अधिनायक से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर चारों दिशाओं से गरीब जनता नंगे पांव आती है, वह कंकाल की तरह दिखाई पड़ती है। इन्हीं गरीब लोगों के पैसे से सिंहासन पर बैठा व्यक्ति को फूल माला पहनाती जाती है, ठीक है। फूल माला जो है पहनाई जाती है। उम्मीद है कि आप इस लाइन को भी लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, कहते हैं प्राति घाट खटक कटीले खेती कटी काटी, कलिका से कल की कलेव देती काल को। कहते हैं कि प्रतिघाट कट कट करते जो है यानी कि मनुष्य का जो है सर काटते हैं और काली मैया को कलेव के रूप में भोजन के रूप में देते हैं, छत्रसाल, है ना। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण द्वारा रचित कविता जो है छत्रसाल दशक से लिया गया। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार शत्रुओं की गर्दन को काटकर मृत्यु की देवी काली को सुबह के नाश्ता के रूप में प्रदान कर रही है, ठीक है। तो अगला है कि नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, है ना। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास का, इसका व्याख्या करना। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य विनय पत्रिका से लिया गया, जिसमें तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं कि मैं श्री राम के दासी का भी दास हूँ, ठीक है। मैं श्री राम के दासी का भी क्या हूँ, दास हूँ, ठीक है। अब आगे इसके बढ़ते हैं आगे में, ठीक है। नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, ठीक है। श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है कि आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात को रचता भी है, ठीक है। इसका व्याख्या करना, यानी कि आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात को रचता भी है। लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति लेखक मलयाल के 10 मई 78 की डायरी से ली गई। मनुष्य अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है, जिन संघर्ष के साथ रहता है वह अर्थात यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल नहीं। मनुष्य अर्थात को जीता ही नहीं बल्कि रचता भी, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कहा गया कि आश्चर्य था कि जितने लंबे अरसे उसके अड्डे की उतनी अच्छी तारीफ से जाने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उससे मारने की कोशिश नहीं की। इसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, व्याख्या करना है, सुनेगा। कहते हैं आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसकी अड्डे की इतनी अच्छी तरफ से जाने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो लिखेगा जब लेखक तिरिच को जलाने जाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि काश मैं तिरिच को मैंने पहले ही मार दिया होता तो ये सारी घटनाएं घटित नहीं होते न, सारी घटनाएं नहीं घटती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर 2025 के एग्जाम देना चाहते हैं तो शुरू से अंत देख लीजिएगा, तो आपको पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 42 है, हम तो अपनी समय की आवश्यकता की उपज है, ठीक है।
हम तो अपनी समय की आवश्यकता की उपज है। इसका व्याख्या करना है तो लिखेगा भगत सिंह कहते हैं कि देश सामाजिक आर्थिक परिस्थिति ही राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस समय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का शोषण होगा उस समय राजनीतिक उथल पुथल होता ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इसको क्या करना है, व्याख्या करना है तो लिखेगा इस पंक्ति के माध्यम से चंद्रदास शर्मा गुलेरी बताते हैं कि जब लाना सिंह को गोली लगता है तो उसे बचपन की सारी घटना एक एक कर आती है। ठीक है, इतना आप व्याख्या कर सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है, सच है जब तक मनुष्य, यहाँ देखिए कर देगा बोलता। ठीक है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो लिखेगा उत्तर में निबंध के माध्यम से। ठीक है, निबंध के माध्यम से बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका क्या करना है, व्याख्या करना। ठीक है, व्यक्ति से नहीं, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमें किसी परस्पर व्यक्ति से नहीं, हमें के तो नीतियों से झगड़ा है, हमको सिद्धांतों से झगड़ा है और उनकी कार्यों से झगड़ा है। तो इसका व्याख्या करना है तो लिखिएगा जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं बल्कि हमें उसकी गलत नीतियां सिद्धांतों से तथा उनके कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य नीति सिद्धांत गलत है होंगे मैं उनका विरोध करूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इतना भी लिख दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, BBI क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और एग्जाम फ्री को सपोर्ट जरूर करिए। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करिएगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िएगा 90 65 71 94 40। ठीक है, आपको एग्जाम फ्री चैनल पर आपको पूरा ही कंप्लीट दिया जा रहा है। आपकी बार अगर 450 नंबर का अगर सपना है तो आपकी बार आपको जरूर सपना साकार होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में आपका नाम हो तो जरूर रेगुलर देखिएगा। ठीक है, जो भी वीडियो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है ना। कहते हैं प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लत अपने वृक्ष को देखती है। तो उत्तर लिखेगा रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से नारी की पराधीनता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब से मानव ने कृषि का आविष्कार किया तब से प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लत अपने वृक्ष को देखती है। इसका इस तरह से उत्तर दे दिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब है न। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, निर्धनता का मतलब गरीबी को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं इस समाज में छोटे जाति के लोग से बहुत कठोर काम करवाया जाता है और बदले उन्हें जूठन और गालियां मिलती है। यह समाज अत्यंत क्रूर था जिसमें मेहनत का कोई मोल नहीं था। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 47 भी आप समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 है, कला के सिद्धांत क्या है वर्णन के। ठीक है, कला के लिए सिद्धांत क्या है वर्णन कीजिए। तो लिखिएगा कला के लिए सिद्धांत यह है कि प्राकृत मुक्तकों का प्रचलन अधिक होना और लंबी कविताओं का नकार जाना है न। कला के लिए सिद्धांत यही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिक्षा का क्या अर्थ है इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें न। शिक्षा का क्या अर्थ है इसके कार्यों एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो लिखिएगा कि शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित कराना है। ठीक है, शिक्षा का कार्य केवल नौकरी और व्यवसाय के योग बनाना नहीं, ठीक है, बनना नहीं, बल्कि शिक्षा संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। ठीक है, इसका समझ लीजिएगा शिक्षा का क्या अर्थ है।
इसके कार्यों और उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो लिखेगा शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। शिक्षा का कार्य केवल नौकरी और व्यवसाय के योग बनना नहीं, बल्कि शिक्षा संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है ना। इसका व्याख्या करें। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये भी बात सही है। लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है, ठीक है। बातचीत एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु जब मनुष्य बचल हो जाता है, बचल के मतलब मनुष्य जब अधिक बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष जो हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, वह दोष हो जाता है। परंतु जब वह सलीके से बातचीत करता है, सलीके से मतलब कि जब सही तरीके से बातचीत करता है, ठीक है, तो वह गुण है। लेकिन जब मनुष्य चुप रहता है तो उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहते हैं कि आप अगर चुपचाप शांति से हैं तो आपके गुण और दोष को पता नहीं किया जा सकता। जब आप ज़्यादा बोलने लगेंगे तो बोला जाएगा कि आपका चरित्र कैसा है ना, व्यक्ति कैसा है, आपके गुण और दोष प्रकट हो जाएगा। परंतु आप जब काबू करके बोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति बहुत ही अच्छा, ठीक है। अगला है किस्सा प्रसंग यानी कि प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं, ठीक है। प्रसंग एवं क्या बताएं, अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध यानी धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। इसका क्या करना है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है। तो लिखेगा कि जैसे आपको लिखा गया है, ठीक है, नीचे में वैसे ही आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे इस लाइन में कभी नहीं लिखना है, ठीक है। लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधार शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा से लिया गया, ठीक है, उसने कहा था से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया कि जब युद्ध खत्म हो जाता है तो लहना सिंह के बचपन की सारी घटनाएं याद आती है। 12 वर्ष की उम्र में अमृतसर के चौके पर, ठीक है, अमृतसर के चौके पर 8 साल की लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी और तेरी कुड़माई हो गई ऐसा कहकर उसे छेड़ता था, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि मरने के समय जीवन के सारे घटना एक एक करके सामने आती, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर आप देखिएगा, मर्म स्पष्ट करें, ठीक है। क्या करें, मर्म स्पष्ट कर लिखेगा। अब तो आड़ में यह आम खूब फलेगा, ठीक है। अब के आड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम। जिस महीने उनका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया आम का पेड़, ठीक है। तो इसका क्या करना है, मर्म स्पष्ट करना। तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रदास शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। कहते हैं सूबेदार के एक वचन, ठीक है, सूबेदारनी के एक वचन के कारण लाना सिंह अपने आप को कुर्बान कर दिया। अंतिम समय वजीरा सिंह लाना सिंह का सर अपनी गोद में रखता और पानी पिलाता और कहता है कि अब की आड़ में या खूब आम फलेगा, ठीक है। अब की आड़ में जो है, अब की आड़ में खूब फलेगा और चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने में कीरा सिंह का जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने क्या लगाया था, आम का पेड़ लगाया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए पत्र लेखन है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पत्र लेखन आपको चाहिए कि हाँ सर आपको पत्र लेखन आते हैं 5 नंबर का, तो 5 नंबर आपको फिक्स कर लेना, ठीक है। तो पत्र लेखन आपको बहुत सारे मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आप लोग को वीडियो इसी तरह से आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देने का प्रयास करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप में जरूर चुनिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमेशा जरूर बोल दे हाँ सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर अगला वीडियो मिलता है, जब तक के लिए थैंक यू।